वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट किया था बिहार जीविका के लिए। वो हमारा थ्योरी पोर्शन स्टार्ट ही है, थ्योरी पोर्शन चल ही रहा है। बीच बीच में हम क्या करेंगे, एमसीक्यू वगैरह भी देख लेंगे ताकि थोड़ा बहुत पता चले कि जो चीज़ें हमने पढ़ा है वो चीज़ें यहाँ पे रिवाइज हो रही है या नहीं हो रही है। उसके साथ साथ ये तो बीच बीच में देखेंगे एमसीक्यू, लेकिन पहले सब्जेक्टिव पोर्शन कवर करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और जैसे ही समाप्त हो जाता है सब्जेक्टिव पोर्शन, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने वादा किया था कि 5000 आपको एमसीक्यू एनिमल हस्बेंड्री का प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है ये थ्योरी पोर्शन नहीं होगा, ये क्या होगा, ये एमसीक्यू बेसिस पे होगा। क्योंकि बीच बीच में हम एमसीक्यू के माध्यम से भी कुछ क्वेश्चन को जानेंगे और उसके साथ साथ एमसीक्यू जब भी हम कराते हैं तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं वो एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम आपको बताते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू में आया और क्वेश्चन पढ़ा और आंसर दिया। उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो जाते हैं, जितने भी फैक्ट बनते हैं, वो सारी चीज़ें सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके कराते हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है एमसीक्यू है, तो आप लोग देखेंगे। और जो हमारा सब्जेक्टिव जो थ्योरी पोर्शन है वो चल ही रहा है, फिर कल से कंटिन्यू हो जाएगा सब्जेक्टिव पोर्शन। बाकी एमसीक्यू पोर्शन भी साथ साथ हम आपको देते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहला नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें आज का सीरीज का, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि थरपाकर। थरपाकर इज द नेटिव ऑफ, थरपाकर जो एनिमल्स है, थरपाकर जो आप जानते हैं, थरपाकर काऊ का ब्रीड होता है, यानी कि गाय का एक नस्ल होता है। उसमें से पूछा जा रहा है कि थरपाकर कहाँ का है। तो थरपाकर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान और गुजरात। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। अब देखिए, एक गाय की एक ब्रीड आती है हरियाणा करके। अब हरियाणा जो होता है वो डुअल पर्पस होता है, डुअल पर्पस। अब डुअल क्या होता है? डुअल का मतलब होता है दो, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, जो दो उद्देश्यों से पालते हैं। जैसे कि इन जनरल आपको पाते हैं कि जितने भी एनिमल को हम डोमेस्टिकेट करते हैं उसका एक ही पर्सपेक्टिव रहता है कि हम या तो उससे प्रोडक्शन ले लें, यानी कि प्रोडक्शन के रूप में, जैसे कि आप मिल्क ले सकते हैं, ऊल ले सकते हैं, मतलब जैसे भी आप एनिमल पाल रहे हैं। जैसे मान लो आप सीप पाला, तो आप प्रोडक्शन के रूप में क्या लोगे, वहाँ से ऊल लोगे, यानी कि ऊन लोगे वहाँ से। उसके साथ साथ जैसे आपने पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया, तो पोल्ट्री फार्म में बर्ड्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जो हेन होंगे, मुर्गियाँ होंगे, उससे क्या लेते हैं आप? अंडा लेते हैं। तो डैट मीन्स कि प्रोडक्शन के लिए जो भी आप उसको पर्सपेक्टिव से पाल रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? लाइव स्टॉक एनिमल कहलाता है। उसके बाद डुअल पर्पस का मतलब क्या हुआ कि डुअल, एक तो होता है कि आप सिर्फ इस एनिमल को मिल्क पर्सपेक्टिव से पाल रहे हैं, यानी कि दूध लेने के लिए पाल रहे हैं। दूसरा होता है कि इस गाय का हम ना तो दूध लेंगे, हम इसको एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से यूज़ कर लेंगे। तीसरा हमारे पास हो जाता है कि थोड़ा बहुत दूध भी ले लेंगे इस एनिमल से, और एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो जो हरियाणा ब्रीड होता है, याद रखिएगा कि हरियाणा एक ब्रीड ही है, नाम ही है। तो हरियाणा ब्रीड का जो काऊ होता है वो डुअल पर्पस होता है। डुअल पर्पस डैट मीन्स कि वो मिल्क भी प्रोडक्शन सही सही देता है और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत फील्ड में काम भी कर लेता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो सीरीज है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो अगर आप हिंदी में भी देखना चाहते हैं तो थरपाकर इज द मूल निवासी, थरपाकर कहाँ का निवासी है? तो ये पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाए। उसके बाद आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखते हैं। तो वर्ल्ड परसेंटेज बुफेलो आर द फाउंड इन इंडिया, यानी कि पूरे वर्ल्ड में, मान लो कि ये पूरा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में बुफेलो कितना परसेंट पाया जा रहा है इंडिया का। अब वो पूरे वर्ल्ड में सारे देश आ जाएंगे, तो सारे देश में अलग अलग परसेंटेज बुफेलो होगा। उसमें से अपने कंट्री इंडिया का पूछा जा रहा है। तो इसमें बात करते हैं कि वर्ल्ड परसेंटेज में बुफेलो कितना पाया जाता है, तो 50%। अब देखिए, अगर 100 बुफेलो पूरे वर्ल्ड में है, एज एग्जाम्पल है, और ये नहीं सोचना कि 100 ही बुफेलो है, क्या इतना बुफेलो तो मेरे गांव में है, तो ये चीज़ें नहीं सोचनी है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कि 100 यानी कि 100 बुफेलो पूरे वर्ल्ड में है, उसमें से कुल मिलाकर 50 एनिमल सिर्फ इंडिया से है। अब बताओ इंडिया कितना आगे है बुफेलो में। बुफेलो हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ बुफेलो की बात करें तो 50 बुफेलो किसका होगा? इंडिया का होगा। तो इसमें 50% राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानने वाली नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है सर थर्ड नंबर क्वेश्चन, NDDRI, यानी कि NDRI कह सकते हैं, NDD नहीं, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट।
NDRI। अब NDRI है ना, वो 2 बार इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। सबसे पहले इसका वर्क बता देते हैं कि NDRI काम करता है डेयरी डेवलपमेंट पे, कि डेयरी को कैसे डेवलप करना है, डेयरी फार्म में कैसे रिसर्च करना है, कौन कौन सी चीज़ें नए नए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या काम करता है, ये इंस्टीट्यूट है, और इंस्टीट्यूट क्या काम करता है, तो डेयरी डेवलपमेंट पे काम करता है। अब NDRI का इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये टू टाइम्स होता है। पहला तो होता है, आपको अगर हम बता दें तो ये 1923 में होता है। कब होता है? 1923, बेंगलोर में, जब अपन इंडिपेंडेंस नहीं थे। तो ऐसे कह सकते हैं कि 1923 में इंडिपेंडेंस से पहले कहाँ पे हुआ था? बेंगलोर में। बेंगलोर में जिस समय ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ऐसे कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1923 में। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट किया था। फिर जैसे ही हमने फ्रीडम पाया, मतलब जैसे ही आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद फिर हमने इसका नाम चेंज तो नहीं किया, सेम ही नाम था, लेकिन इसका हमने जगह बदल दिया और उसे हम क्या कर दिया? करनाल कर दिया। करनाल में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया, और उसका फिर से इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया? तो 1955 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? तो अभी फ़िलहाल करनाल है। बेंगलोर कहाँ पे, कब मतलब ये लोकेटेड था? तो जिस समय ये पहली बार इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। तो 2 बार इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो ये यहाँ से याद रख लेना है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करते हैं तो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा इज्जतनगर कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये वेटनरी से रिलेटेड जितने भी चिकित्सा से रिलेटेड, पशुओं को चिकित्सा, जैसे दवा देना, मेडिसिन देना, उसको इलाज करना, इससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें होती है, ये कहाँ पे होती है? नए नए मतलब नए नए जो भी इम्प्लीमेंट बनाना हो या इम्प्लीमेंट करना हो, तो ये कहाँ पे होगा? IVRI से शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, IVRI, ठीक है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है रूमिनेंट स्टोमक डिवाइडेड इनटू पार्ट। अब देखो 2 प्रकार के एनिमल्स होते हैं, एक तो होते हैं रूमिनेंट जो जुगाली करते हैं, और एक होते हैं नॉन रूमिनेंट जो जुगाली नहीं करते हैं। जो रूमिनेंट होता है ना, उसका अगर आप स्टोमक पार्ट देखेंगे, यानी कि उसका पेट के अगर पार्ट देखेंगे, तो वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड होते हैं। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सा में वो डिवाइडेड होता है। लेकिन जो नॉन रूमिनेंट एनिमल्स होता है ना, उसका जो पेट होता है सिर्फ एक ही भाग में डिवाइडेड होता है, मतलब एक ही टाइप्स का होता है, एक ही डिवीजन होता है उसमें, एक ही प्रकार के, मतलब कह सकते हैं विभाजित होता है। हिंदी में करें तो जुगाली करने वाले जो पशु होता है, पेट कितने भागों में विभाजित होता है। जुगाली डेट मीन्स कि जैसे आप भोजन देते हो तो उसे एक प्रक्रिया के साथ आप एनिमल्स को देखेंगे, एक अलग तरीका से चबाते रहेगा उसको, उसको हम कहते हैं जुगाली करना। तो रूमिनेंट एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो उसका स्टोमक कितने प्रकार के होते हैं, मतलब डिवाइड कितने में होते हैं? तो 4 में होता है। बताएंगे आगे कि रूमिनेंट एनिमल्स का जो स्टोमक है वो कौन कौन पार्ट में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला रूमिन होता है, उसके बाद अगर बात करें तो ओमेजम और रेटिकुलम होता है। तो ये 4 पार्ट इसमें डिवाइड किया जाता है, जैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ जनरल जान जाए। सबसे पहले कि रूमिनेंट एनिमल्स क्या होता है, ये आपको पता है कि रूमिनेंट एनिमल्स दैट मीन्स कि जो जुगाली करता है, जुगाली मतलब जो भोजन को चबा कर अपने पेटों को अलग अलग डिवीजन के अकॉर्डिंग काम करता है, उसे हम रूमिनेंट एनिमल कहते हैं। नॉन रूमिनेंट का मतलब है जिन्होंने भोजन लिया और सिर्फ निगल लिया, उसके बाद फिर से वापस वो भोजन नहीं किया, ठीक है। तो उसका पार्ट जो होगा पेट का, ये डिवाइड नहीं होगा, वो सिर्फ एक ही पार्ट होगा, तो उसे नॉन रूमिनेंट कहते हैं। अब देखो एक चीज़ समझने वाली बात है कि एनिमल्स जब भी फूड अपटेक करता है, ठीक है, जब भी फूड अपटेक करता है तो ये पेट के पहले भाग में भेजता है, उसके बाद फिर वहाँ से फिर माउथ पार्ट में आता है। अब देखो ये कितना अच्छी बात है कि हम लोग तो खाना खाते हैं तो एक बार आपने माउथ पार्ट में डाला, और माउथ पार्ट में डालने के बाद चबाने के बाद उसे निगल लिया और पेट में भेज दिया। लेकिन ये क्या करता है, भोजन को जैसे निगला एज इट इज उसी तरह, मतलब चबाएगा भी नहीं, कुछ उसमें नहीं करेगा, उसको भेज देगा अगले रूम में। अगले रूम में भेजने के बाद फिर वो क्या करेगा, आगे प्रोसेस करेगा और वो बताएगा, और उसके साथ फिर से वो माउथ पार्ट में उसको भेज देगा। फिर माउथ पार्ट में आ जाएगा तो एट मीन्स कह सकते हैं कि वहाँ परमिशन मिल गया कि ठीक है भाई, इसको अब आप चबा सकते हो, भोजन सही है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करता है, भोजन चबाना स्टार्ट कर देता है।
ठीक है। फिर से भोजन चबाता है तो फिर से उस वाले पार्ट में भेजता है जिस वाले पार्ट में भेजा था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करता है, रूमिनेंट जो एनिमल्स होता है वो अपना डाइजेशन करता है। बाकी जिस समय कभी समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसका एक अलग से लेक्चर होता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, किस पार्ट में सबसे पहले भेजता है और क्यों उसी पार्ट में भेजता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आप माउथ पार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आहार नली है जिसे ईगोफेगस कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे अवेलेबल है। और मनुष्य हो या एनिमल्स हो, उसका सबसे बड़ा नली की अगर बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल ही होता है। इसके स्टोमक टाइप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है रूमीन जो सबसे बड़ा होता है और सबसे फर्स्ट टाइप से होता है, और जो भोजन भेज रहा था वो रूमीन में ही भेजता है। उसके बाद होता है रेटिकुलम में क्या होता है, जो एक्सेसिव भोजन होता है उसको स्टोर कर लेता है और जो नीडेड जितना भोजन होता है एनिमल्स को वो प्रोवाइड कराता है आगे ओमेजम में। ओमेजम का मतलब होता है कि जैसे भोजन आप इसको दोगे ना तो उसमें से जो वाटर मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्राई वाला मैटर को कहाँ भेज देता है, एबोमेजम में। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रूमिनेंट एनिमल्स होता है उसके स्टोमक 4 प्रकार का होता है। पहला रूमीन हो गया, दूसरा रेटिकुलम हो गया, तीसरा ओमेजम हो गया, चौथा एबोमेजम हो गया। जैसे भोजन अपटेक किया, भोजन अपटेक करने के बाद सलाइवा वलाइवा जिसे लार कहते हैं, वो सारी चीज़ें मिक्स होगी। मिक्स होने के बाद भोजन रूमीन में जाएगा, रूमीन के बाद रेटिकुलम में जाएगा, रूमीन के बाद फिर से माउथ पार्ट में, और माउथ पार्ट में आने के बाद चबाने के बाद कुतरने के बाद उसे रेटिकुलम में भेजेगा, रेटिकुलम से ओमेजम में भेजेगा, ओमेजम से एबोमेजम में भेजेगा। और इस एबोमेजम को हम क्या कहते हैं, ट्रू स्टोमक यानी कि सच्चा पेट। ट्रू स्टोमक सॉरी ट्रू स्टोमक इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब जो एनिमल्स भोजन ग्रहण कर रहा है वो यहाँ पे आके डाइजेस्ट होता है। क्या होता है, यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। तो जिस पार्ट में डाइजेस्ट होगा डेट मीन्स कि वो ट्रू स्टोमक है। तो इसलिए हम ओमेजम को क्या कहते हैं, ट्रू स्ट्रक्चर मतलब ट्रू ओमेजम के नाम से जानते हैं। तो ये ओमेजम का पार्ट रहा जो हमने आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता दी। बाकी और डिटेल्स में जानना हो तो एक वीडियो ला देंगे जिसमें रूमिनेंट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बना देंगे। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखना है। अब देखो जितनी सारी चीज़ें बताई नहीं, अब अगला 1-2 क्वेश्चन उसी पे बेस होगा जो चीज़ें मैंने बेसिक आपको पढ़ाई। जैसे कि ये नंबर क्वेश्चन देखो 6 नंबर, यहाँ पे कह रहा है विच पार्ट ऑफ द रूमिनेंट स्टोमक रिजेंबल ट्रू स्टोमक, यानी कि जुगाली करने वाले पशुओं को आमाशय का कौन सा भाग वास्तविक आमाशय जैसे दिखता है या फिर जैसे होता है। तो हमने आपको क्या बताया कि स्टोमक पार्ट कितने भागों में डिवाइड होता है, रूमीन जो सबसे बड़ा होता है, रेटिकुलम जो सबसे छोटा होता है 5% होता है, एबोमेजम बात करें तो 7 से 8% होता है, ओमेजम की बात करें तो ये भी 7 से 8% ये भाग होता है। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रहा है उसका राइट आंसर की अगर बात करें कि ट्रू स्टोमक कौन सा होता है, तो आपको हमने बताया कि भोजन किस प्रकार जाता है और कहाँ डाइजेस्ट होता है, तो अब ओमेजम में डाइजेस्ट होता है। तो अब ओमेजम यानी कि एब ओमेजम कह सकते हैं, एब ओमेजम यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रू स्टोमक कहते हैं। ओमेजम में क्या हो रहा था, तो ओमेजम में जो भोजन रेटिकुलम से ओमेजम में आया था तो वहाँ पे उसे पानी को यानी कि जो मॉइस्चर था, जो वाटर था, उसको क्या किया, एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लिया। बाकी का ड्राई मैटर किसके पास भेज देता है, एबोमेजम के पास भेज देता है। रूमीन क्या था, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है पूरे स्टोमक का और ये 95% होता है, 95% नहीं ऐसे कह सकते हैं 90% होता है। उसके बाद रेटिकुलम ये सबसे छोटा पार्ट होता है, 5% होता है। और रेटिकुलम क्या करता है, तो जो एक्स्ट्रा फूड होता है उसको स्टोर करता है, जितना नीडेड फूड होता है वो क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ा देता है। फिर 7th नंबर क्वेश्चन फिर उसी से रिलेटेड है जो हमने आपको फैक्ट बताया कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द रूमिनेंट स्टोमक, यानी कि जो रूमिनेंट जुगाली करने वाला पशु है उसे आमाशय का सबसे बड़ा भाग, तो हमने बताया कि रूमिन होता है। तो सबसे छोटा भाग रेटिकुलम होगा। उसके साथ साथ बोला जाए कि ट्रू स्टोमक किसे कहते हैं, तो ओमेजम को कहते हैं, एब ओमेजम को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें की पॉइंट जो होगा वो आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का संभावना ज़्यादा हो जाता है। फिर आगे अगर हम बात करें थोड़ा सा, तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन डोमिनेंट एनिमल्स। अब हमने आपको बताया कि नॉन डोमिनेंट एनिमल्स क्या होगा, जो जुगाली नहीं करेगा, जो भोजन जिसका पार्ट मतलब जो स्टोमक का पार्ट होगा यानी कि पेट का जो पार्ट होगा वो एक ही भाग में डिवाइड होगा, उसमें मल्टीपल डिवीजन नहीं होगा। तो अगर आंसर का बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जुगाली नहीं करता है, तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा क्या, हॉर्स यानी कि घोड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। राइट आंसर घोड़ा हो जाएगा। घोड़ा का जो स्टोमक होता है, जो पेट होता है, वो डिवीजन नहीं होता है और उसके साथ साथ वो जुगाली नहीं करता है। एक बार भोजन लिया अपने अपने माउथ पार्ट में और उसके बाद वो अपने कहाँ भेज दिया, स्टोमक के पार्ट भेज दिया। उसके बाद ब्रीड से क्वेश्चन है। ब्रीड से क्वेश्चन क्या है कि जर्सी इज द नेटिव ऑफ, मतलब जो जर्सी ब्रीड होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो जर्सी ब्रीड होता है वो काऊ का होता है। किसका होता है? गाय का होता है। तो जर्सी का मूल निवासी कहाँ है? तो इसका आंसर का बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, क्या आंसर आ जाएगा? इंग्लैंड। क्या आ जाएगा? इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वहीं बात करें हॉलैंड का, तो आपको पता है कि एक एचेफ नामक जो हाइब्रिड ब्रीड होता है, किसका? कैटल्स का, काऊ का। तो वो उसका नेटिव पैलेस की अगर बात करते हैं तो हॉलैंड होता है। और सबसे ज़्यादा मिल्क अगर कोई देता है एक्जोटिक ब्रीड को मिलाकर, मतलब एक्जोटिक ब्रीड में जो बाहर से आया हुआ है, वो एचएफ ही होता है। क्या होता है? एचएफ ही होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नंबर की मतलब अगर कह रहे हैं हम कि वो वेलोइंग का मतलब क्या होता है? लौटना वर्ड। वेलोइंग इज द कैरेक्टर ऑफ, जैसे आप देखते हैं कि जो बुफैलो होता है ना, उसको दलदली में, माटी में, कीचड़ में रहने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। इसलिए तो आप देखते हैं कि बुफैलो जो होता है काफ़ी गंदगी होता है। अगर आप काऊ को देखेंगे तो वो काफ़ी मतलब नीट एंड क्लीन रखेगा। वो अपने आप को उस तरह से, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि गंदगी में रखना नहीं चाहता है। लेकिन आप अगर बात करोगे किसकी, जैसे बुफैलो की बात करोगे तो जो विवेवनिंग होता है, विलोइंग बोलते हैं। विलोइंग जो होता है वो किस में होता है? बुफैलो में होता है। अब विलोइंग क्या होता है? तो विलोइंग आपको पता है कि जो बुफैलो होता है ना, उसको पानी में रहने का बहुत शौक होता है। किस में रहने का? पानी में रहने का, या फिर कीचड़ में, दलदल में रहने का शौक होता है। तो जो एनिमल्स मतलब जो एनिमल्स अगर पानी के अंदर है, या फिर बुफैलो का कैरेक्टरशिप भी होता है, ये दलदली में रहना पसंद करता है, इसी को कहते हैं विलोइंग। विलोइंग का कैरेक्टर किससे रिलेट होता है? तो बुफैलो से होता है। तो जब भी आपसे पूछे कि विलोइंग किससे रिलेटेड है, विलोइंग, तो आप बताओगे बुफैलो से। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो विलोइंग कैरेक्टर उसमें नहीं होता है। उसको पानी में रहना, दलदल में रहना नहीं पसंद होता है। सिर्फ बुफैलो ही ऐसा मतलब एनिमल्स है जो पानी में रहना, दलदल में, कीचड़ में रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो विलोइंग किस में आ जाएगा? विलोइंग का अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा बुफैलो में। ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हमारा ये है। अगला क्वेश्चन है कि बुफैलो शेयर इन द टोटल मिल्क प्रोडक्शन। अब आपको पता है कि इंडिया नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में। कौन नंबर 1 है? इंडिया नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में। क्यों नंबर 1 है? इसके बारे में अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक साइंटिस्ट का नाम आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन, इनको फादर ऑफ वाइट रिवोल्यूशन भी बोलते हैं। वाइट रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? जो दूध उत्पादन के लिए रिवोल्यूशन चलाई गई थी, वो वाइट रिवोल्यूशन कहलाता है। और ये कब चला था? तो 1970 से लेकर ये 1996 तक चला था। और उस समय से 96 से हम इंडिया नंबर 1 पे हैं। किसके लिए? तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए। अब ये पूछा रहा है कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम नंबर 1 पे हैं, तो मिल्क तो हमारा एनिमल्स में काऊ भी देता है, बुफैलो भी देता है, गोट भी देता है। तो अब बताना है कि बुफैलो कितना मिल्क शेयर करता है। ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि कमेंट में आप लिखोगे कि बुफैलो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 55% बुफैलो शेयर करता है मिल्क प्रोडक्शन में। अब आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले बताया भी गया है कि पूरे वर्ल्ड में 50% पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में बुफैलो का है। अगर 100 बुफैलो एनिमल्स इंडिया में है, मतलब वर्ल्ड में है, तो उसमें से 50 तो सिर्फ इंडिया का है। तो उसी तरह अगर बुफैलो शेयर इन द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया में अगर मान लो कि मिल्क देने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं, जैसे मान लो कि काऊ है, बुफैलो है, उसके बाद गोट है, यही 3 है जो मिल्क प्रोडक्शन देता है। तो अगर इन तीनों को मिलाकर 100 लीटर मिल्क हमारे पास अवेलेबल है, तो इसमें से 50 लीटर सिर्फ किसने दिया? बुफैलो ने दिया। बाकी का 50 लीटर जो रिमेनिंग बच गया वो काऊ एंड गोट के मिलाकर दूध उत्पादन हुआ। तो बुफैलो ऐसे कह सकते हैं कि नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन देने में, और इंडिया नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन में पूरे वर्ल्ड में। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्वेश्चन को बारीकी से समझना है। उसके बाद आता है कि ओव्यूलेशन साइकिल इन द काउ एंड द बुफैलो, यानी कि गाय और भैंस का डिंब ग्रंथि ग्रंथि होता है,
यानी कि ओव्यूलेशन साइकिल इन द काउ एंड बफेलो। अब ये पूछ रहा है ओव्यूलेशन साइकिल का मतलब है कि आपने एक टर्म सुना होगा एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल क्या होता है कि जब वो कोई भी एनिमल्स का जो फीमेल होता है वो रेडी हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि रेडी होती है मीटिंग के लिए मेल एनिमल्स के साथ, तो उस समय एक साइकिल चलता है या फिर एक पीरियड आता है जिस पीरियड को हम कहते हैं एस्ट्रस पीरियड। उस एस्ट्रस पीरियड में क्या होता है, एग का फॉर्मेशन होगा, अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें होगा। और एस्ट्रस साइकिल जनरली कितने दिन का होता है, तो ये 18 से लेकर 24 दिन का होता है। एस्ट्रस साइकिल को समझना है तो थोड़ा सा हम अगर बात करें तो बेसिक चीज़ पे अगर समझे तो जैसे कि ह्यूमन्स बीइंग में जो फीमेल होती है, फीमेल जो होती है उनके पास अगर देखेंगे, जैसे फीमेल एनिमल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको पता है कि फीमेल एनिमल्स के पास ह्यूमन बीइंग में एमसी के नाम से वो होता है। तो एमसी को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पे एनिमल्स के टर्म में हम क्या कहेंगे, एस्ट्रस साइकिल कहेंगे। ठीक है, एस्ट्रस साइकिल क्या है, तो एक बनने का प्रोसेस को हम एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। वो अलग अलग स्टेप में हो सकता है। एस्ट्रस साइकिल का अगर स्टेप का बात करें तो वो 4 प्रकार का होता है। जैसे आपको पता होगा प्रोएस्ट्रस, ओएस्ट्रस, मेटाएस्ट्रस और एक होता है डाइएस्ट्रस। प्रोएस्ट्रस 2 दिन का होता है, मतलब ये सब क्या है, ये दिन को काउंट कर रहा है। जैसे मान लो 1 से लेकर 2 दिन का जो बीच का समय होगा उसे हम प्रोएस्ट्रस कहेंगे स्टार्टिंग के दौरान। उसके बाद ओएस्ट्रस यानी कि दूसरा से तीसरा दिन जब स्टार्ट हो जाएगा तो ओएस्ट्रस। ओएस्ट्रस 1 ही दिन का होता है। उसी ओएस्ट्रस में एग का फॉर्मेशन कम्प्लीटली हो जाता है, एग का फॉर्मेशन कम्प्लीटली हो जाता है। अब जब एग का फॉर्मेशन कम्प्लीटली हो जाएगा तो इस समय एनिमल्स हीट पीरियड में आ जाता है। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं कि हीट पीरियड एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, यानी कि कुछ आवर्स के लिए होते हैं, कुछ घंटे के लिए होते हैं। अगर उस घंटे में उस एनिमल्स को आप किसी मेल एनिमल के साथ अगर आपने उसको मीटिंग नहीं कराया, डैट मीन्स कि वो फिर से जब दूसरे एस्ट्रस साइकिल चलेगा तभी जाकर आपको मीटिंग कराना पड़ेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फीमेल कंप्लीटली रेडी किस में होती है मीटिंग के लिए, तो एस्ट्रस साइकिल तो बड़ा वर्ड है, इसमें तो मतलब फीमेल ही तैयार हो रही है मीटिंग के लिए। लेकिन उसमें भी स्टेप पूछा जाए तो स्टेप कौन सा हो जाएगा हमारा, वो एस्ट्रस हो जाएगा, जो कितने दिन का होता है, 1 दिन का होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओव्यूलेशन साइकिल इन द काउ एंड द बफेलो, तो आप क्या बताओगे, एस्ट्रस साइकिल के बारे में पूछा जा रहा है कि एस्ट्रस साइकिल में कम जो काउ होता है और बफेलो होता है उसमें ओव्यूलेशन साइकिल आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप बताओगे 21 दिन, कितना दिन, 21 दिन। हर एनिमल्स में एस्ट्रस साइकिल अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 13 नंबर, सेपरेटिंग काफ फ्रॉम द इट्स मदर इज कॉल्ड। काफ का मतलब होता है छोटा बच्चा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ऐसा नहीं समझना है कि मेल को ही कहेंगे, फीमेल को भी हम काफ कहते हैं। अगर वो छोटा हो तो कितना छोटा हो सर, तो 1 साल से छोटा हो तो उसे हम काफ कहते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी में कहें तो बछड़े को उसकी माँ से अलग करना कहलाती है। अब देखो अलग क्यों करते हैं, अलग इसलिए करते हैं कि अब साथ में रखेंगे तो 2 चीज़ें होगी। देखो हर चीज़ का नुकसान और फ़ायदा है, तो इसमें एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज की बात करते हैं तो ये मदर से अलग हो जाएगी तो मदर का ये दूध नहीं पी पाएगी। अब जब दूध ये जब नहीं पिएगी तो क्या हो जाएगा, हमारा दूध का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वही सेम कंडीशन यहाँ पे निगेटिव थॉट में है कि ये जब अलग हो जाएगी तो स्ट्रेस में हो जाएगी। जब कोई भी मदर अपने बच्चे से अलग हो जाती है तो थोड़ा सा स्ट्रेस में हो जाती है। तो स्ट्रेस में हो जाने के बाद वो फीमेल जो काफ है, मतलब फीमेल जो एनिमल्स है, वो मिल्क प्रोडक्शन उतना नहीं दे पाएगी। दोनों चीज़ें हैं, एक तो मिल्क बढ़ रहा है यानी कि वो दूध जब तक नहीं पिएगी तो वो दूध हमारे काउंट हो जाएगा। दूसरा कि हो सकता है कि वो दूध क्या होगा, कम हो जाएगा, ये भी तो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों होता है। सेपरेट हम करते हैं इसलिए कि ताकि जो एनिमल्स है, मतलब जो बच्चा है, वो स्टार्टिंग दौरान से ही अलग रहे और अलग रहने के बाद में उसको दिक्कत ना हो अलग करने के लिए, तो इसलिए हम अलग करते हैं। तो अगर सेपरेटिंग काफ फ्रॉम द इट्स मदर कर दिया जाए कि उसकी मम्मी से, उसकी मदर से अलग सेपरेट कर, देखो सेपरेशन भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है इंस्टेंट सेपरेशन, एक होता है जीरो सेपरेशन। इंस्टेंट सेपरेशन का मतलब है जैसे बच्चे का जन्म हुआ 1 से 2 घंटे के बाद उसे अलग कर दो। फिर उसके बाद दूसरा होता है जीरो सेपरेशन, यानी कि जैसे बड़ा हुआ धीरे धीरे अलग करो, थोड़ा थोड़ा अलग करो उसको, तब जाके उसे जीरो सेपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन क्या है कि सेपरेशन काफ फ्रॉम द इट्स मदर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा विनिंग। विनिंग यानी कि विनिंग जो टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दूध छोड़ाना।
वीनिंग क्या होता है? दूध छोड़ाना। बछड़े को उसकी माँ से अलग करना दूध छोड़ाना कहलाता है या वीनिंग कहलाता है। उसके बाद हमने फर्स्ट टर्म बता दिया था। विलोइंग क्या होता है? जो बुफैलो होता है स्पेशली इसमें देखा जाता है। इसके पास क्या फीचर्स होता है? तो ये गंदगी में रहना और वाटर में रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो विनोइंग टर्म किससे रिलेटेड है? बुफैलो से। विलोइंग, वीनिंग हमने बता दिया कि वीनिंग क्या होता है? दूध छुड़ाना, बछड़े को जब उसके माँ से अलग कर देते हैं। कास्ट्रेशन, कास्ट्रेशन आपको पता होगा। कास्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो मेल एनिमल्स होता है ना, एनिमल्स जो मेन एनिमल्स होता है उसका हम क्या करते हैं, मेल पार्ट यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेल एनिमल्स का, उसको हम रिमूव कर देते हैं। अब सर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों रिमूव कर रहे हैं? तो देखो, ये इस प्रकार के एनिमल्स में करते हैं जो मिल्क प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, यानी कि जिससे मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और जिसका यूज हम क्या किस में करते हैं, एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले के डेट में क्या हुआ करता था कि आज तो बहुत सारे हमारे पास इम्प्लीमेंट हो गया, बहुत सारा इक्विपमेंट आ गई, बहुत सारा मशीनरी आ गई। टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, हमने टिलेज करने के लिए बहुत सारे मशीनरी का आविष्कार कर दिया। लेकिन पहले के सीजन में क्या होता था कि इतना तो टेक्नोलॉजी हमारे पास था नहीं। तो जो एमबी पुलाव होता है ना, वो एमबी पुलाव किससे मतलब अटैच होता था? वो एनिमल्स के साथ मतलब होता था, जिससे हम टिलेज करते थे। जैसे आज भी गांव में देखेंगे तो बैलों के साथ उसमें क्या किया जाता है, जुताई किया जाता है, हर चलाया जाता है। तो वो कहलाता था, मतलब वो कैसा एनिमल होता था? वो कास्ट्रेट एनिमल होता था। डेट मीन्स उसका यूज हम किसके लिए करेंगे, मतलब उसका यूज हम एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से लिए करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम उस एनिमल्स को क्या करते हैं, कास्ट्रेट कर देते हैं। तो कास्ट्रेशन अगर पूछा जाए क्या होता है, तो जो मेल एनिमल्स होता है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर देना कास्ट्रेशन कहलाता है। उसे हिंदी में अगर हम बात करें तो बधियाकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अब जेस्टेशन पीरियड हमारा आता है कि जेस्टेशन पीरियड क्या होता है। जेस्टेशन पीरियड, सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि जेस्टेशन पीरियड होता क्या है। देखो, मान लो कोई एनिमल्स है, उसके स्ट्रेस पीरियड आए, स्ट्रेस पीरियड आने के बाद एक का फॉर्मेशन हुआ, हमने वहाँ पे उससे मीटिंग कराया फीमेल एनिमल्स के साथ, सॉरी मेल्स एनिमल्स के साथ। और इसके साथ जब हमने मीटिंग कराया, तो मीटिंग कराने के दौरान तथ्य पहचान दो चीज़ें हो सकती है। एक तो हमारे पास ऑप्शन ये हो सकता है कि वो एनिमल्स प्रेग्नेंट हो जाए, या फिर दूसरा हो सकता है कि वो एनिमल्स प्रेग्नेंट ना हो। जब ना होगा तो फिर से स्ट्रेस साइकिल चलेगा, उसमें हमको जब हीटिंग पीरियड आएगा तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मीटिंग कराना पड़ेगा। अगर 1% समझते हैं कि इसमें हो जाता है, तो ये कंडीशन जिस एनिमल्स में मीटिंग कराने के बाद जो एनिमल्स प्रेग्नेंट हो जाती है, तो मान लो कि इस समय पर वो एनिमल्स प्रेग्नेंट हुई, और प्रेगनेंसी से लेकर जब वो सिम्टम दिखाना स्टार्ट कर देती है, उस समय से लेकर जब तक वो बच्चे का जन्म न दे, उस पूरे समय को, उस पूरे काल को, उस पूरे पीरियड को हम क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड। हिंदी में इसे गर्भकाल कहते हैं। गर्भकाल का मतलब है कि जो गर्भवती एनिमल्स फीमेल होता है उसे हम क्या कहेंगे, जेस्टेशन पीरियड कहेंगे। और हर एक एनिमल्स में जेस्टेशन पीरियड अलग अलग होता है। हो सकता है किसी एनिमल्स में जेस्टेशन पीरियड कम हो, किसी में ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा अगर जेस्टेशन पीरियड की बात करें तो वो कैमल में होता है, ऊँट में होता है, यानी कि 390 से लेकर 410 दिन तक होता है। अब देखो जेस्टेशन पीरियड के यहाँ पे 280 दिन क्या कह रहा है, मतलब ये समझ लो कि जिस दिन प्रेग्नेंट हुआ उस दिन से लेकर 280 दिन तक उसके पेट में बच्चे होंगे, यानी कि उसके पेट में काफ़ी बच्चा मतलब पलेगा, और वो प्रेग्नेंट रहेगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान का जो समय होता है जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और जेस्टेशन पीरियड हर एक एनिमल्स में अलग अलग होता है। यहाँ पे स्पेशली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जेस्टेशन पीरियड किस में होता है, मतलब जेस्टेशन पीरियड जो बुफैलो में होता है वो कितने समय का होता है। तो बुफैलो का अगर बात करें तो 310 ±5 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे 5 हो सकता है, एग्जैक्ट 310 ही है। और आपको डाटा ऐसे दिया जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि जेस्टेशन पीरियड कितना पूछा जा रहा है। सिर्फ आपको ये याद करना है कि ±5 कर लेना है। मान लो कि दे 315, तो ऐसा नहीं करना है कि सर आपने तो 310 ही बताया था तो 315 आप तो गलत बता दिया आपने। तो ±5 यानी कि 305 भी दे सकता है, 315 भी दे सकता है। ठीक है, उसके साथ अगर काऊ की बात करें, काऊ का जेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो 280 होता है। कैमल का बात करते हैं तो कैमल का सबसे ज़्यादा जेस्टेशन पीरियड होता है, जैसे हमने आपको बताया कि 390 से 410 होता है। ठीक है, अब हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टेज व्हेन द एनिमल्स इन द कम इन द हीट। अब देखो, स्ट्रेस पीरियड हमने बताया। स्ट्रेस पीरियड क्या होता है, जब मादा एनिमल्स रेडी होती है रिप्रोडक्शन यानी कि मीटिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, तो उसके दौरान में क्या होता है, एक का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है।
अब जब एक का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है तो उस पीरियड को हमने एस्टर साइकिल कह दिया। क्या कह दिया? एस्टर साइकिल कह दिया। अब एस्टर साइकिल का अलग अलग स्टेज होते हैं। जैसे मान लो कि 21 दिन का है और 21 दिन का बीच का जो समय होगा, कौन सा दिन में क्या कहेंगे। सबसे पहला आता है प्रोएस्ट्रस। क्या आता है? प्रोएस्ट्रस। दूसरा आता है एस्ट्रस या ओ एस्ट्रस भी कहते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है मेटाएस्ट्रस और चौथा आ जाता है डाइएस्ट्रस। अब ये स्टेजेज है। जैसे मान लो 1 से 2 दिन के बीच का जो समय होगा उसे हम प्रोएस्ट्रस कहेंगे। अब इसमें अलग अलग क्रियाएँ होगी, वो सारी चीज़ें डिटेल समझेंगे बाद में। उसके बाद आता है ओएस्ट्रस। ओएस्ट्रस से 2 से तीसरा दिन जो होगा ओएस्ट्रस। और इसी ओएस्ट्रस में क्या होगा, एनिमल्स जो होगा वो हीट पीरियड में आएगा और इसी एस्ट्रस में एग का फुली डेवलपमेंट हो जाएगा और इसी ओएस्ट्रस में फीमेल कम्प्लीटली रेडी हो जाती है टू मीटिंग के लिए। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि ओएस्ट्रस एक दिन का है लेकिन काफ़ी काम की चीज़ की है। इसलिए तो हीटिंग पीरियड ओएस्ट्रस का हो रहा है, तो हीटिंग पीरियड कम समय का लिए रह रहा है। 24 घंटे के मतलब कम ही है। 24 घंटे से ज़्यादा आपको मिल ही नहीं सकता क्योंकि स्ट्रेस पीरियड ही एक दिन का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है। उसके बाद मेटाएस्ट्रस जो 4 दिन का होता है, उसके बाद होता है डाइएस्ट्रस जो 14 दिन का होता है। और इस तरह से करके टोटल समय हमारे पास 21 दिन हो जाता है। हर एक एनिमल्स में ये भी अलग अलग होता है, लेकिन जनरली काऊ और बुफैलो के बारे में हम ये ज़्यादा पढ़ते हैं तो 21 दिन मान सकते हैं। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन भी हो गए। अब इसके बाद आता है कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द ओएस्ट्रस साइकिल। अब आपको पता होगा कि लॉन्गेस्ट एज ऑफ ओएस्ट्रस साइकिल का सबसे लंबा फेज कौन सा है। तो आपको पता है, हमने बताया कि ये तो प्रोएस्ट्रस, प्रो का मतलब होता है 2, ई एस्ट्रस का मतलब होता है 1, मेटाएस्ट्रस का मतलब होता है 4 और डाइएस्ट्रस का मतलब होता है 14। टोटल कितना हुआ? तो टोटल हुआ हमारा 21 दिन। इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है? तो डाइएस्ट्रस। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो एस्ट्रस। इसमें क्या हो रहा है? तो हीटिंग पीरियड। इसमें क्या हो रहा है? फीमेल रेडी हो रहा है कम्प्लीटली। इसमें क्या हो रहा है? तो ऐसा कह सकते हैं एग का फॉर्मेशन कम्प्लीटली हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह कनेक्ट करते हुए याद करना है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पार्चुलेशन इज द ईव, यानी कि ईव हम बोलते हैं जो सीप होते हैं ना, उसके मेल्स को बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि भेड़ के प्रसव को क्या कहते हैं, यानी कि भेड़ के जो मेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, या फिर उसके तरीके को क्या कहते हैं। भेड़ के जो पार्चुलेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ बर्थ, यानी कि बच्चे का जन्म देना क्या कहलाता है? पार्चुलेशन कहलाता है। जिस समय बच्चा जन्म हो रही है उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो पार्चुलेशन कहते हैं। किस में? तो भेड़ में। तो अगर पूछा जाए भेड़ में बच्चों को पार्चुलेशन करना क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे? फरोइंग। क्या? फरोइंग, बच्चा पैदा करना, ऐसे कह सकते हैं, फरोइंग। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है। इसमें काफ़ी डिटेल्स नहीं था तो हमने समझाया नहीं। काल्विंग का मतलब ये भी होता है कि अलग अलग एनिमल्स में। अब है 18 नंबर क्वेश्चन सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि मेमोरी ग्लैंड आर द मॉडिफाई। मेमोरी ग्लैंड किस से बना होता है? अब मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? तो जो स्तन होता है ना, उसी को हम इंग्लिश में मेमोरी ग्लैंड कहते हैं और वहीं से हमारा क्या हो जाता है? मिल्क सिक्रेशन होता है। जैसे आप एनिमल्स में देखते हैं तो यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड होता है और वहीं से हम दूध निकालते हैं। किससे? तो मेमोरी ग्लैंड से। तो स्तन ग्रंथियों रूपांतरित होता है, किसका मॉडिफाई होता है? तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा कंटिन्यूसली ग्लैंड, यानी कि त्वचीय ग्रंथि से ये बनता है। क्यूटिनस ग्लैंड कहलाएगा, क्यूटिनस ग्लैंड। इसको राइट कीजिएगा, क्यूटिनस ग्लैंड कहलाएगा, कंटिन्यू नहीं है, क्यूटिनस ग्लैंड होगा, यानी कि त्वचीय ग्रंथ होगा। किससे निकलेगा? तो त्वचीय ग्रंथ से। त्वचीय ग्रंथ का मोडिफाई होता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि फॉर प्रोडक्शन ऑफ द 1 ml ऑफ द मिल्क डैश डैश ml ऑफ द ब्लड पासेस थ्रू अडर। अडर का मतलब होता है जो उसका स्तन होता है, यानी कि 1 मिली दूध उत्पादन के लिए मिली रक्त थन से होकर गुजरता है। अब इसको सिंपल से समझे। जैसे मान लो कि 1 ml हमें मिल्क लेनी है तो उसमें कितना ब्लड का यूज होगा, बस यही क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो, आपको ही पता है कि जो मिल्क होता है वो ब्लड से बनता ही है, तो उसमें कितने ब्लड का ज़रूरत होगा, पासेस होगा अडर के थ्रू, जो 1 ml मिल्क प्रोडक्शन देगा, 1 ml मिल्क प्रोडक्शन देगा। तो वो जो होता है 400 से 500 क्या, तो ग्राम। यहाँ ये कर लेना, अभी ये ना कि केजी बोल दो तो पता चले कि 400-500 केजी दूध, मतलब 1 ml दूध देने के लिए 400-500 केजी
उसका ब्लड ही चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, 400 ml हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 400 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ml लिख सकते हो, ml भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 400 से 500। 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मेमोरी ग्लैंड इज द ओरिजिनेट फ्रॉम। मेमोरी ग्लैंड किससे बनता है? इंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, मेजोडर्मल एंड उसके साथ साथ ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो मेमोरी ग्लैंड हमारा एक्टोडर्मल से बनता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड कहाँ है, क्या है? तो फीमेल एनिमल्स का वैसा पार्ट जहाँ से हम मिल्क उत्पादन लेते हैं, जिसके माध्यम से मिल्क आता है, उसे मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपसे मैं एक चीज़ बता दूं लास्ट में कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन देनी है, किसी प्रकार का आपको डाउट आता है तो 8076921823 पे आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। किसी भी रिलेटेड अगर एग्रीकल्चर से आपको डाउट है, चाहे कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारा मोटिवेशन होता है। और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी फुल एनर्जी के साथ फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इसी समय और इसी चैनल पे। तो इस चैनल को आपको भूलना नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।